गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज बेसिकली हम लोग न्यूमेरिकल का सेक्शन चालू किए थे, तो आज कैलकुलस बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आज एक क्वेश्चन कैसे हैं बच्चों, कैलकुलस बेस्ड। तो एक बहुत आसान से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो इस बार के हैं आईआईटी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, हमारा क्वेश्चन दिया था कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक है। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो वो चार्ज जो दो पार्ट में बच्चों डिवाइड किया गया, उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी कि हमारा फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये जो Q होगा बेसिकली हमारा, वो क्या होना चाहिए कि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो, यानी मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि एक चार्ज हमारा क्या है, Q है, ठीक है। तो दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा, कैपिटल Q माइनस Q। इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, Q आना चाहिए, और इसके बीच की दूरी क्या है, R, ठीक है। तो अब फोर्स का इक्वेशन क्या हो गया, कि कैपिटल Q माइनस Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब R तो फिक्स है, इस फोर्स को मैक्सिमम होना होगा तो R कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है, मतलब Q ही यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा कंसेप्ट लगाएंगे बच्चों, तो इसको क्या करेंगे, dF बाई dQ करना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे Q को ही कम या ज़्यादा दिखाना। Q कितना होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये K बाई R स्क्वायर तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। कैपिटल Q भी कांस्टेंट है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो केवल Q बचेगा। अच्छा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस Q स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2Q। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। अब dF बाई dQ 0 है, तो ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, ये डिवाइड होके 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें Q क्या मिल गया बच्चों, Q बाई 2। यानी जो चार्ज हमारे दो पार्ट में डिवाइडेड थे, तो पहला पार्ट क्या है, ये Q किसके बराबर है, Q बाई 2 के, और दूसरा पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q माइनस Q बाई 2, दैट इज Q बाई 2। तो ये क्वेश्चन तो बच्चों बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपके इस बार IIT JEE मेंस के पेपर में ये दिया हुआ था, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट किसका लगाना था, मैक्सिमा मिनिमा का। हाँ, फर्दर आप चेक कर सकते हैं, डबल डिफ्रेंशिएट करके Q की वैल्यू रखेंगे। अगर एक्सप्रेशन आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमा का ही है, तो ये मैक्सिमा आएगा ही, इसका टेंशन लेने की बात नहीं। या फिर आप डिफ्रेंशिएट करके देख लो, ये टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 इज नेगेटिव टर्म। तो ये एक क्वेश्चन था। आइए इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से कुछ कंसेप्ट हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। हमें एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है किसी वायर पे, ठीक है। ऐसे वायर है, यहाँ पे एक चार्ज है स्मॉल q, और इस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, L, और इस पे जो चार्ज है बच्चों वो लैम्डा दिया है। लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्लियर है। और यहाँ से जो दूरी है बच्चों, ये हमारी स्मॉल d है। अब इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज पे जो भी इस वायर पे चार्ज है, उसके वजह से हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फोर्स कैलकुलेट करने से पहले ये ध्यान देना पड़ेगा, एक कूलम्ब्स लॉ हमारा वैलिड किसके लिए था, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। तो ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमें इस पर एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे, यहाँ से देखिए, x दूरी के बाद एक बहुत ही छोटा सा एलिमेंट लेंगे,
ठीक है, ये बहुत छोटा सा एलिमेंट है, इतना छोटा एलिमेंट है कि उस पर एक हमें पॉइंट चार्ज मिल जाए। ये छोटा सा एलिमेंट dx है, तो हम मान लेते हैं इस पर जो चार्ज है वो कितना है, dq है। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये चार्ज q हो गया और यहाँ पर एक हमारा चार्ज हो गया dq, और इसके बीच की दूरी कितनी हो गई, x, ये वाली दूरी। तो इस पर तो कूलम्स लॉ लगा सकते हैं ना। तो इतने छोटे 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 पार्ट को यहाँ पे फिर dx ले लें, यहाँ पर फिर dx ले लें, फिर यहाँ पर dx ले लें, उन सारे पार्ट पे फोर्स निकाल के क्या कर लें, वेक्टर समेशन कर लेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि इस चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो सारे इसी डायरेक्शन में होंगे, तो वेक्टर सम जो हम करेंगे वो सिंपल ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो लिख लेते हैं, छोटे से चार्ज पे जो फोर्स आया वो छोटा फोर्स df हो गया, कितना हो गया, k q dq डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। dq तो हमने एज्यूम किया है, चार्ज दिया कितना था, लेमडा, लेमडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dx लेंथ में बच्चों चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। ठीक है ना, ये तो बेसिक यूनिटरी मेथड है। ठीक है, तो लैम्डा हमारा यूनिट लेंथ में चार्ज है, तो dx लेंथ में कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। तो dq की जगह क्या लिख लेना चाहिए हमें, k q लैम्डा dx बाई एक्स स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन इधर कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमको लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी चाहिए। तो देखो, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ से चालू हुआ है, इतने स्पेस में तो कुछ है नहीं, यानी लिमिट हमें ऐसा रखना है कि ये पूरा का पूरा हमारा वायर कवर हो जाए, यानी d रख लेंगे, d में d प्लस एल कर देंगे तो इस वायर के इस एंड पे पहुँच जाएंगे। तो लिमिट रखते समय यही ध्यान आपको देना है, बाकी इंटीग्रेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, k है, q है, लैम्डा है, इंटीग्रेशन बाई dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स में मैंने पढ़ाया है, अगर आपको मालूम ना हो तो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, -1/x, तो माइनस मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, लिमिट लगा देते हैं d से d प्लस एल। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/d माइनस 1/d प्लस एल। ठीक है ना, आप करके देख लेना, मैंने माइनस को अंदर भेज दिया है। ठीक है, तो अपर लिमिट लिखते हैं तो 1/d प्लस एल आता है, -1/d आता है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये टर्म आ गया, मतलब इतना फोर्स लगेगा। तो ध्यान देने वाले इस सवाल से हम लोग ये सीखे हैं कि कूलम्स लॉ किस पे केवल वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। अगर चार्ज हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलस की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, कूलम लॉ इज नॉट वैलिड फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, ये केवल किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए। आइए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। छोटी छोटी बातों का ही ध्यान देना है, बाकी अब कूलम्स लॉ तो ख़त्म हो चला है। मान लेते हैं बच्चों कि हमारा चार्ज एक सेमी रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेमी रिंग पे। और क्या दिया है बच्चों, लैम्डा दिया हुआ है, मतलब चार्ज क्या है, लैम्डा, मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है हमारा, लैम्डा है। सेमी रिंग है बच्चों, ये हमारा ये रेडियस क्या है, यहाँ से यहाँ तक r। ठीक है, चलो तो अब इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर एक चार्ज q दिया हुआ है, इस रिंग के वजह से, इस रिंग पे जो चार्ज है उसके वजह से इस चार्ज पे, पॉइंट चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा। तो फिर वही बात आ गई कि हम कूलम्स लॉ डायरेक्ट नहीं लगा सकते, हमको एक पॉइंट चार्ज लेना पड़ेगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, थीटा पे है, जैसे जैसे हम थीटा वेरी करेंगे वैसे वैसे चार्ज हमें मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमको लेना चाहिए एलिमेंट, वो थीटा के बाद डी थीटा पे लेना चाहिए। क्लियर है, ये डी थीटा बहुत ही छोटा है, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बनाया गया है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इसके वजह से जो फोर्स आएगा किधर आएगा, इधर की तरफ। ठीक है, ये जो पोर्शन है बच्चों, ये छोटा सा पोर्शन को हम dx मान लेते हैं। क्लियर, अब ध्यान से देखो, ये हमारा रेडियस r हो गया, ये dx हो गया। तो हमें मालूम है कि बच्चों थीटा इक्वल टू क्या होता है, r/r।
रेडियस। तो डी थीटा, इस एंगल को देखोगे तो डी थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, आर्क हमारा क्या है, डी एक्स है, रेडियस क्या है, आर है, यानी डी एक्स बराबर क्या हो गया, आर डी थीटा। क्लियर। तो इस डी एक्स पोर्शन पे जो चार्ज हमारा डी क्यू होगा वो कितना होगा, तो डी क्यू कितना हो जाएगा बच्चों, डी एक्स इंटू लेमडा, तो लेमडा और डी एक्स कितना है, आर डी थीटा। ठीक है ना, यूनिटरी मेथड यहाँ पे फिर से लगा। चलिए, यानी हमें डी क्यू चार्ज यहाँ मिल गया, यहाँ पे क्यू चार्ज मालूम है, फोर्स इधर लग रहा है, सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को वेक्टर के नियम से ही जोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन बेसिक क्या है, ये अलजेब्रिक एडिशन है एक तरीके का। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, समझने के लिए बता रहा हूँ, तो फोर्स तो इधर आ जाएगा, तो सिंपल हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। बात समझ में आई। इसका मतलब फोर्स के कंपोनेंट को तोड़ के मुझे सॉल्व करना चाहिए। तो कैसे ये होगा, ध्यान से देखो, ये थीटा है बच्चों, तो ये भी क्या हो गया, थीटा हो गया। इस डीएफ फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। क्लियर है। तो डीएफ फोर्स का अलोंग द एंगल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, डीएफ कॉस थीटा, और अवे फ्रॉम द एंगल क्या हो जाएगा, डीएफ साइन थीटा। ठीक है। अब लॉजिकल सी बात है कि सिमेट्री के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सिस है, इसके इधर से जितने चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे सबका एक्स कंपोनेंट होगा, सबका वाई कंपोनेंट होगा। उसी तरह इस एक्सिस के इधर से जितने चार्ज फोर्स लगा रहे होंगे उनका भी सबका एक्स कंपोनेंट होगा और वाई कंपोनेंट होगा। तो ये एक्स कंपोनेंट इस एक्स कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और वाई वाले ऐड हो जाएंगे। तो आप चाहो तो एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, लॉजिकली आप बता सकते हो कि एक्स में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फिर भी अगर आप सेटिस्फैक्शन आपको नहीं मिल रही है तो आप कैलकुलेट कर लो, आंसर आ ही जाएगा। तो देखते हैं, हम एक्स कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं और वाई कंपोनेंट भी निकाल लेते हैं। फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रल ऑफ डी एफ कॉस थीटा। ठीक है। वेरिएशन कैसे कर रहे हैं, ऐसे वेरी कर रहे हैं ना थीटा को, तो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए, 0 से पाई तक। ठीक है। डी एफ क्या होगा बच्चों, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, के हो गया हमारा, Q1 Q हो गया, Q2 क्या है बच्चों, डी क्यू है, ये हो गया लेमडा आर डी थीटा, और दूरी क्या है, आर स्क्वायर। ठीक है। साथ में कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा हो गया, डी थीटा हो गया, ये वाला कॉस थीटा। क्लियर। इसको इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक। आर से आर एक गया, कांस्टेंट टर्म को बाहर ले लेते हैं, क्या आ गया, के क्यू लेमडा बाई आर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा, लिमिट 0 से पाई। अब आपको मालूम है बच्चों साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है, मतलब नेट फोर्स क्या आ गया, 0। ये किसके वजह से आया बच्चों, किसके वजह से आया, ये एक्स कंपोनेंट के वाला है। ठीक है ना। नेट फोर्स किधर की तरफ लगना चाहिए, वाई कंपोनेंट। तो ये लॉजिकल सी बात थी, आप ऐसे भी समझ सकते थे, इसको करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना। हाँ, लेकिन फील हो जाए आपको कि नहीं ये सही होता है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन करा दिया। नेट फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, वाई के डायरेक्शन में। तो एफ वाई क्या होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ डी एफ साइन थीटा। ठीक है। इसे रब कर दें, देखिए डी एफ क्या है हमारा, के क्यू, डी क्यू कितना है बच्चों, लेमडा आर साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इस आर से ये आर उड़ गया, लिमिट 0 से पाई, के क्यू लेमडा बाई आर, इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस में बाहर ले लेता हूँ, लिमिट 0 से पाई। अब कॉस पाई बताइए बच्चों क्या होता है, कॉस पाई क्या होता है, -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कॉस 1 कॉस 0 1। ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों, 2k लेमडा क्यू बाई आर। ठीक है ना। आप चाहो तो के को लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, इंटू क्यू। इतना फोर्स इस सेमी सर्कुलर आर्क के वजह से
सेंटर पे लगेगा। क्लियर है? तो इसमें सीखने वाली क्या बातें थी? दो बातें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन हमें मिले तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे। और इंटीग्रेट करते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे ये एक्सप्रेशन लिखते हैं और सीधे इंटीग्रेट कर देते हैं। देखना पड़ेगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है। जैसे इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने वायर लिया था, तो वायर पे जितने भी चार्ज थे उन पे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा था। तो हमें मालूम है कि एक डायरेक्शन में अगर फोर्स हैं तो उनका वेक्टर एडिशन अलजेब्रिक एडिशन जैसा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, तो उनको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा। दूसरी बात इसमें ये थी कि जैसे आप थीटा को वेरी करा रहे हो, लिमिट उसके हिसाब से ही रखनी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, चलिए आइए। तो हमें उम्मीद है कि आपको कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, दो एग्जाम्पल सफिशिएंट है, बाकी हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लेंगे। ठीक है ना, अभी बहुत ज़्यादा सवाल कराने का कोई मतलब है नहीं। और आइए छोटे छोटे और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों, ये कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ऐसे जनरल कुछ टॉपिक है जिनको मैं चाह रहा हूँ कि कवर कर लूँ। मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछा है कि दो बॉडीज हैं, उन दो बॉडी का शेप और साइज सेम है। ठीक है ना, शेप एंड साइज क्या है? इक्वल। ठीक है, और उन पे चार्ज बच्चों Q है, इस पे भी चार्ज Q है। इनके बीच की दूरी, इनके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी बच्चों R। ठीक है, एक थर्ड बॉडी लाते हैं जो अनचार्ज है। क्या है? अनचार्ज। इस बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाते हैं, फिर वापस अपने जगह पे लेके चले जाते हैं। ठीक है, फिर एक फोर्थ बॉडी ले लेते हैं, ये भी अनचार्ज है, इसको इसके कांटेक्ट में लाते हैं, फिर वापस ले आते हैं। क्लियर है? चलिए, तो फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहले जो इसके बीच में फोर्स लग रहा था और बाद में कांटेक्ट के बाद जो फोर्स लग रहा था, उनके बीच में रिलेशन कैसा है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जब इस बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे तो चार्ज Q है, इस पे कोई चार्ज है नहीं। ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफ़र होना शुरू होगा। कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि ये शेप और साइज इक्वल है। ठीक है ना, शेप और साइज इक्वल नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि हम चार्ज को सीधे सीधे आधा कर लेंगे, फिर उसमें कंसेप्ट कुछ और लगाना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, जब पहली बार इसको कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2, और इस पे भी चार्ज कितना हो गया? Q/2। इस बॉडी को इससे कांटेक्ट में लाएंगे तो इस पे चार्ज हो गया Q/2, इस पे भी कितना हो गया? Q/2। अब ध्यान से देखो, पहले इन दोनों के बीच में फोर्स जो था बच्चों वो क्या था? कि Q²/R²। अब जो फोर्स है F' वो कितना है बच्चों? K Q/2 दैट इज Q²/4R²। अब ये टर्म जो है बच्चों, ये क्या है? F है, तो F' क्या हो गया? F/4। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, इसलिए सोचा कि लास्ट टॉपिक में इसको डिस्कस कर लूं। चलिए, और एक आखिरी बात जो कि आप, मुझे उम्मीद है आप सब कोई जानते ही होंगे कि अगर दो चार्ज बच्चों, ठीक है, Q1 Q2 ऐसे दिया हुआ, ये किस में रखे हैं? फ्री स्पेस में। ठीक है ना, वैक्यूम में है अगर, तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या लगता है बच्चों? Q1 Q2/R²। ठीक है, K इसमें क्या होता है? 4πε0R²। ε0 क्या है बच्चों? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्लियर? अगर यही सिस्टम बच्चों, ये पूरा का पूरा सिस्टम किसी मीडियम में होता, ठीक है ना, वो मीडियम कुछ भी हो सकता था, मान लीजिए वाटर में है, ठीक है, या फिर और किसी फ्लूइड में, तब फोर्स क्या लगता? तो वहाँ पे बच्चों ये ε0 ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये ε0 क्या है? परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। और जब किसी इस सिस्टम को किसी मीडियम में डाल देते हैं तो ये परमिटिविटी इन मीडियम होता है। तो इसका बेसिक रिलेशन जो होता है
एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू स्मॉल के। ये स्मॉल के क्या है बच्चों? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये सर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है? उसमें उसका अच्छे से विधिवत सब कुछ समझेंगे इसके बारे में। फिलहाल के लिए ये रिलेशन हमको दिमाग में रखना है, ठीक है? तो जब इसको मीडियम में रखेंगे तो बच्चों फोर्स अब क्या लगेगा, ध्यान से बताओ। Q1 Q2 4 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन m बाई आर स्क्वायर, ठीक है? अब देखो एप्सिलॉन m को क्या लिख सकते हैं, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इधर लिख लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या था हमारा, ये वाला फोर्स था, और ये जो फोर्स है वो मीडियम वाला है। यानी कि अगर मैं चार्ज को किसी मीडियम में लेके गया तो फोर्स जो है वो k टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है? ये एक टॉपिक छूट गया था जो इसको भी डिस्कवर कर दिया, हालांकि डिस्कस कर लिए, जो कि बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पढ़ेंगे, ठीक है? और हाँ, उसी लेक्चर में हम लोग लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ेंगे। 2-3 लिमिटेशन है, उसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक चालू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा साथ में। धन्यवाद।